शौकीन नाम का एक लड़का था। उम्र करीब 24 साल के आसपास। उसकी शादी को मुश्किल से 6 से 7 महीने ही हुए थे। नई नई शादी थी और घर में खुशियां थी। एक दिन वो अपनी पत्नी को उसके ससुराल से लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था। बाजार में पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उससे कहा, मेरी नाक में जो लौंग है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्या तुम मेरे लिए एक नई लौंग दिलवा सकते हो? शौकीन ने बिना किसी हिचक के कहा, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में जो भी सुनार या ज्वेलरी की दुकान पड़ेगी वहीं रुककर हम आराम से तुम्हारे लिए एक लौंग खरीद देंगे। उसकी पत्नी ने यहाँ पे बुर्का पहन रखा था, पूरी तरीके से पर्दे में थी। कुछ देर बाद एक ज्वेलर्स के दुकान पे वे जाती हैं और दोनों वहां रुक जाते हैं। शौकीन दुकानदार से कहता है, भैया अच्छी अच्छी नाक की लौंग दिखाइए। अब दुकानदार लौंग दिखाने लगता है और एक के बाद एक डिजाइन दिखाता है। अब शौकीन की पत्नी लौंग देखने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरे पर नकाब होने की वजह से ठीक से देख नहीं पा रही थी। वे बुर्के के अंदर से झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी दुकान पर काम करने वाला लड़का कहता है, दीदी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो थोड़ा सा नकाब हटा लीजिए, ठीक से देख पाएंगी और तभी आप समझ भी पाएंगे। पत्नी थोड़ी झिझकती हुई लेकिन फिर हल्का सा नकाब हटाकर देखने लगती है। पति की तरफ से भी कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं होती। उसे एक दो लौंग पसंद आ जाते हैं और वो कहती है, इन्हें भैया आप पैक कर दीजिए। तभी दुकानदार वाला कहता है, दीदी बेहतर रहेगा आप इसे भी पहन कर देख लो। घर जाकर अगर फिट ना हुआ या ठीक ना लगा तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। यही चेक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो अपने पति की तरफ देखने लगती है। शौकीन उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। दुकान वाला बार बार जोर देने लगता है तो आखिरकार वो लौंग पहनने लगती है और शीशे में देखकर चेक करती है, लेकिन लौंग का लॉक ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। तभी वो दुकान वाला लड़का कहता है, दीदी ऐसे नहीं, लॉक ऐसे लगता है, और मदद करने के वक्त वो लौंग का लॉक ठीक करने लगता है। बस यही पल शौकीन के दिल में आग लगा देती है। उसे भीतर ही भीतर बेहिसाब गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दुकान पर तो कुछ नहीं कहता। घर पहुंचते ही शौकीन अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपना चेहरा दिखाने की, और उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें लौंग पहनाने की। बात बढ़ते बढ़ते दोनों परिवारों तक पहुंचती है। पंचायत बैठती है और पंचायत में फैसला होता है कि अब ये दोनों साथ नहीं रहेंगे और तलाक की मंजूरी दे दी जाती है। अब तलाक के वक्त ये बात सामने आती है कि वो महिला गर्भवती भी थी। तलाक में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन इसी दौरान उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। शायद वो महिला इतना ज्यादा मानसिक तनाव झेल चुकी थी कि उसकी जिंदगी ही यहाँ पे टूट चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इससे कई ज्यादा भयानक है। यहाँ ना किसी ने उस महिला का चेहरा देखा, ना किसी ने उसे छुआ, ना ही उसकी किसी और के साथ अफेयर थी, फिर भी उसका कत्ल कर दिया जाता है, और सिर्फ एक नहीं 3 कत्ल होते हैं। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला शामली की। तारीख थी 13 दिसंबर 2025। एक 5 साल का बच्चा था, नाम अरशद। 5 साल का वो बच्चा बहुत परेशान था, इसलिए वो अपनी दादी असरी के पास जाता है और पूछता है, दादी क्या आपने मेरी अम्मी को देखा है? दादी ने कहा, नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखा। उसने फिर पूछा, तो क्या आपने मेरी बहन को देखा है? उस अरशद की यहाँ पे 2 बहन गायब थी। आरीन जिसकी उम्र करीब 14 साल थी और शहरीन जिसकी उम्र करीब 7 साल की थी। खास तौर पर अरशद शहरीन के साथ ज्यादा खेलता था, लेकिन जब दोनों बहनें गायब थी तो वो घबरा जाता है। दादी असरी को भी यहाँ पे चिंता होती है। उन्होंने अपने शौहर दाऊद से बात की और कहा, फारूक के बच्चे अजीब बात कर रहे हैं, ना उसकी अम्मी का पता है ना दोनों बेटियों का, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब दाऊद यहाँ पे अपने बेटे फारूक के पास जाता है जिसकी बेटी और पत्नी जो थी वो गायब थी। अब फारूक ने यहाँ पे बहाने बनाने शुरू किए कि उसकी बीवी शामली के किसी एक किराए के कमरे में रह रही है। अब जब बच्चों को भी यहाँ पे भेजने वाली बात आती है तो वो टालने लगता है। उसके जवाब में यहाँ पे झोल लगता है और दाऊद को यहाँ पे शक होता है। अब यहाँ पे दाऊद क्या करता है, वो गांव के प्रधान के पास जाता है। प्रधान ने मामला को गंभीरता से लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई, बच्चों से पूछताछ हुई और फारूक को थाने बुलाया गया। यहाँ थाने पे जाने के बाद फारूक से पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी 2 बेटियां भी गायब है, ये कहाँ है, उनके बारे में क्या पता है तुम्हें, सच सच बताओ।
तो उसने सच बताने के बहाने यहाँ पे बाग को घुमाना शुरू कर दिया और ये सब देखकर पुलिस फिर अपने रंग में आ जाती है। सख्ती से जब यहाँ पे पूछताछ होती है तो आखिरकार फारूक टूट जाता है। 16 दिसंबर 2025 को वो कहता है कि साहब आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, वहीं मेरी बीवी भी है और मेरी 2 बेटियां भी है। इतना बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसके साथ में जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी वहां पे मौके पे पहुंचते हैं और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। उसके घर में जो टॉयलेट था उसी टॉयलेट के पास में एक छोटा सा आंगन था, वो खाली पड़ा हुआ था। अब फारूक यहाँ पे कहता है कि मेरी बीवी और बच्चियां यहीं पे दफन है, देख लीजिए। पुलिस वाले ये सुन हैरान हो जाते हैं। फिर टॉयलेट के पास आंगन में 7 फुट गड्ढा खोदा जाता है और वहां से एक एक करके 3 लाशें निकलती है, पत्नी ताहिरा, बेटी आरीन और बेटी शहरी। अब ये सब देखकर पूरा गांव हिल जाता है और पुलिस वाले यहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं। फारूक ने यहाँ पे कबूल किया कि उसने खुद अपनी पत्नी को गोली मारी, एक बेटी को गोली मारी और छोटी वाली को गला घोंट के मार दिया। ये सब उसने पहले से प्लान किया हुआ था, जिसके लिए उसने तमंचे खरीदे, गड्ढा खुदवाया और एक ही रात में 3 जिंदगियां खत्म कर दी। वो कहता है कि साल 2009 की बात है, तहिरा नाम की लड़की से उसकी शादी होती है जो कि मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली थी। एक बार की बात है, वो अपना और अपनी बीवी ताहिरा का आधार कार्ड बनवा रहा था, तो उस वक्त उसकी बीवी के हाथ पर ग्लव्स लगा हुआ था, साथ में उसने बुर्का पहना हुआ था, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा था। तो उससे वहां पे कहा जाता है कि मैडम आपको अपने हाथ के ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, साथ ही आपको अपना चेहरा भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट भी आते हैं, आंखों का रेटिना भी लिया जाता है और चेहरा भी आता है। जब तक ये सब नहीं होगा आपका आधार कार्ड नहीं बन सकता। अब उसका पति यानी कि फारूक वहीं पे मौके पर ही मौजूद था। वो कहता है ना तो हाथ से ये ग्लव्स हटाए जाएंगे ना ही चेहरा दिखाया जाएगा, इसके बिना ही अगर आधार कार्ड बनते हैं तो बनाओ वरना रहने दो। अब तो आधार कार्ड वाला जो बनाने वाला था वो कहता है साहब इसके बिना तो नहीं बन सकता। फिर फारूक कहता है कोई बात नहीं, हमें आधार कार्ड नहीं बनवाना, और वो आधार कार्ड नहीं बनवाता, राशन कार्ड नहीं बनवाता और इस तरीके से वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके फारूक के यहाँ पे 5 बच्चे पैदा होते हैं, आरीन, आसमीन, बिलाल, शैलीन, अरशद। अब यहाँ पर एक बार की बात है, फारूक की बीबी उससे कुछ पैसे डिमांड करती है लेकिन वो दे नहीं पाता। पत्नी को यहाँ पे गुस्सा आने लगता है और धीरे धीरे अब ये जो गुस्सा था ये हर बात पे आता था और उन दोनों के बीच में जो झगड़े थे वो अब आम बन चुके थे। वो उससे कहती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम अपने बच्चों को ना स्कूल भेजते हो ना पढ़ने के लिए भेजते हो, साथ ही तुम कहीं हमें घुमाने भी नहीं ले जाते और ना कहीं हमें किसी शादी में जाने की अनुमति देते हो। घर में एक मोबाइल तक नहीं है और मैं कहीं जाने की कोशिश भी करती हूँ तो तुम उस पर रोक लगाते हो। ये भी कोई जिंदगी है? और ये सब कह के वो अपने एक छोटी बेटी को गोद में लेती है और गुस्से में चली जाती है अपने मायके की तरफ। लेकिन वो करती क्या है कि इस बार वो बिना बुर्के के चली जाती है। अब जो पूरे मोहल्ले में उसको आज तक कोई नहीं देखा था, अब बिना बुर्के में सब उसको देखते हुए जाते हैं और यही बात फारूक को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। हालांकि 10 दिन बीत जाते हैं, फिर वो सीधा अपने ससुराल जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ताहिरा ने इस बार कसम खा ली थी कि देखो जिस तरह की जिंदगी तुम जीने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस तरीके से जिंदगी में नहीं रह सकती, मुझे बहुत घुटन होती है। अगर मुझे आज़ादी के साथ तुम्हें लेके चलना है तो ठीक है, वरना मैं नहीं जाऊंगी। फारूक ने उस वक्त सारी बातों में हामी भर दी और उसे अपने घर लेके आ जाता है। वक्त अब आगे बढ़ रहा था और फिर उसने एक प्लानिंग की और जाकर मार्केट से उसने 3 तमंचा खरीदा। फिर वो घर पर मजदूरों को लेके आता है और मजदूर से कहता है कि भाई गड्ढा खोदना है, मुझे सेप्टिक टैंक बनवाना है। फिर वहां पे गड्ढा खुदवाता है। अब ये तारीख थी 9 दिसंबर 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास। उस वक्त उसके सारे बच्चे सो रहे थे। वो अपनी बीवी को भी जगाता है और कहता है कि मुझे चाय की तलब हो रही है, क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? बीवी उठती है और जाकर चाय बनाने लगती है। इसी बीच में मौका पाते ही वो अपनी पत्नी को पीछे से गोली मार देता है। जैसे ही सर में गोली लगती है उसकी पत्नी वहीं पर ढेर हो जाती है। अब वो उसे खींचता हुआ गड्ढे में डालता है, लेकिन ये सब उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी आरीन देख लेती है। अब वो अपनी इस बेटी को भी गोली मार देता है। अब वो अपनी बेटी को भी उठा रहा था कि तभी उसका एक और बेटी वहां पे जाग जाती है जिसका नाम था शहरी।
फिर वो उसका भी वहां पे गला दबाकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पे वो ये तीनों हत्याएं करने के बाद तीनों लाशों को उस गड्ढे में डालकर उसको पैक कर देता है। जब ये पुलिस ये पूरी कहानी सुनती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल ले जाया जाता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि बचे हुए 3 बच्चे अरशद, बिलाल और आसमीन, इन सब का अब क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाना है। छोटी सोच, वहशी मानसिकता और झूठी इज्जत के नाम पर कैसे जिंदगियां खत्म कर दी जाती है, ये कहानी उसी की मिसाल है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।